गुड आफ्टरनून गाइज। आज हमारा टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके साथ साथ हम अणुभार निकालना और तुल्यांकी भार ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वह इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। उन्होंने द्रव्य की कणिका संरचना तथा परमाणु संबंधी विचार पर अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की सन 1808 में, और उसी परिकल्पना को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। उन्होंने कहा जो पदार्थ होता है वह छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु को हम एटम कहते हैं। एटम का मतलब अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो हम एटम को ए प्लस टम लिख सकते हैं। ए का मतलब हो गया कैन नट और टम का मतलब हो गया कट, मतलब परमाणु को विभाजित या तोड़ा नहीं जा सकता। तो इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने पहले कहा कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि परमाणु जो है अविनाशी है, मतलब परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सभी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो गुणों में समान होते हैं। और पांचवी बात उन्होंने कही कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। इसी आधार पर उन्होंने परमाणु की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो किसी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग भी थे। जैसे पहला जो इनका अनुप्रयोग था वह था कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वह द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात जैसे रासायनिक संयोग के नियमों को समाहित करता था। दूसरा क्या था कि इस सिद्धांत के आधार पर गुणित अनुपात के नियम की स्पष्ट व्याख्या की जा सकती थी। तीसरा क्या था कि यह जो परमाणु सिद्धांत था डाल्टन का, यह भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की विभिन्नता को व्यक्त करता था। और जो इसका चौथा अनुप्रयोग था वह क्या था कि इस सिद्धांत के द्वारा द्रव्य की संरचना के मूलभूत विचार को प्रस्तुत किया गया था। तो ऐसे द्रव्यमान डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आपके 3 से 4 अनुप्रयोग थे। फिर इनके सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी आईं। जैसे पहला सीमा क्या था कि ये जो इनका परमाणु सिद्धांत था वह कुछ बिंदुओं को समझाने में असफल रहा था। जैसे कि एक ही तत्व के परमाणुओं का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है, कि मतलब क्यों तत्व जो होते हैं उनका परमाणु द्रव्यमान, आकार और उनकी संयोजकता भिन्न भिन्न क्यों होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और ये प्रोटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन तीनों के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 1, 2 और 3 है। तो ये बताने में इनका सिद्धांत असफल रहा। दूसरा चीज़ क्या था कि परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, अर्थात कि विभिन्न तत्वों के संयोजन से यौगिक या अणु किस प्रकार बनते हैं, यह भी स्पष्ट नहीं कर पाया इनका यह सिद्धांत। तीसरा क्या था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, इसकी भी स्पष्टता नहीं कर पाए। चौथा क्या था कि परमाणु आपस में किन बलों द्वारा जुड़े होते हैं। पांचवा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते। तो इस कारण जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो है विफल रहा और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन किया गया। और यह संशोधन थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद जो है किया, और यह बताया कि परमाणु जो है वो तत्व का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण नहीं है,
बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे आदि कणों से मिलकर बना है। तो इस संशोधन पे उन्होंने इनको मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं के द्वारा दर्शाया है। पहला क्या कहा उन्होंने कि परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं है। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है वो अविनाशी है, बट अविभाज्य नहीं कहा था। लेकिन परमाणु जो है यहाँ पे अविभाज्य नहीं है, यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही कि एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार अलग अलग भी हो सकते हैं, जिन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। मतलब कि जैसे तत्वों के जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। जैसे यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के परमाणु क्रमांक तीनों के एक है, लेकिन परमाणु भार 1, 2, 3 है, तो ये हाइड्रोजन के क्या है, 3 समस्थानिक हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, 8O16, 8O17 और 8O18। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान हो सकते हैं, जिन्हें हम समभारिक कहते हैं। इसका मतलब कि जब परमाणु भार क्या हो, समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। अब जैसे यहाँ पे आर्गन का दे रखा है, तो 18 आर्गन 40, यहाँ पे आर्गन का जो है परमाणु क्रमांक 18 है और परमाणु भार 40 है। यहाँ पे पोटेशियम का देखिए 19 है, यहाँ पे परमाणु भार इसका क्या है, 40 है, दोनों का समान है। इस तरीके से कैल्शियम, इसका भी परमाणु भार 40 है, तो तीनों के परमाणु भार 40 है, लेकिन परमाणु क्रमांक तीनों के क्या है, अलग अलग हैं, 18, 19, 20। तो इसे हम कहते हैं समभारिक, मतलब जिसमें परमाणु भार उसके समान हो और परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा कि परमाणु लंबे समय तक अविनाशी या अविभाज्य नहीं होते। क्यों नहीं? जैसे रेडियो एक्टिव परमाणुओं में से अल्फा, बीटा, गामा किरणें जब निकलती हैं तो एक तत्व से दूसरे तत्वों में वो बदली जा सकती हैं। जैसे कि कहा गया है कि परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन नाभिकीय विखंडन द्वारा एक तत्व के परमाणुओं को दूसरे तत्व के परमाणुओं में बदला जा सकता है। अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि परमाणु सदैव सरल पूर्णांक अनुपात में ही संयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है वो सरल संख्यात्मक अनुपातों में संयुक्त होकर एक यौगिक बनाते हैं, लेकिन यौगिक में तत्वों के परमाणुओं में जो सरल गुणित अनुपात होता है वह होना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि अनेक कार्बनिक यौगिक आपके हो गए प्रोटीन, स्टार्च आदि, जैसे सुक्रोज में यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का जो रेशियो है वो 12:22:11 है। तो इनका जो अनुपात है वह एक सरल पूर्णांक में नहीं। अब इसके बाद परमाणु की एक परिभाषा दी गई। कहा गया कि किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। परमाणु जो होता है यह केवल अक्रिय गैस के परमाणु ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि अन्य तत्वों के जो परमाणु होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। सबसे छोटा व सबसे हल्का जो परमाणु होता है वो हाइड्रोजन का होता है। परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, और कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक है वो हमारा है AMU, और इसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एक AMU बराबर 1.66 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम होता है। एक AMU बराबर 1.66 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम होता है, और 1.66 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम को AMU का ग्राम तुल्यांक कहते हैं।
अब जैसे हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का हम लिखते हैं 1H1। तो यहाँ पे जो इसका परमाणु भार होता है वो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। हीलियम है, उसको हम 2He4 लिखते हैं, तो यहाँ पे हीलियम का परमाणु भार हो गया 4। कार्बन का C612 लिखते हैं, तो यहाँ पे हो गया ये इसका जो है का परमाणु भार 12। इसी तरीके से नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, आर्गन का 40, कैल्शियम का 40 और आयरन का 56 होता है। तो कम से कम आपको यहाँ तक के जो है परमाणु भार याद करने होंगे न्यूमेरिकल के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्राम परमाणु भार, अगला टॉपिक है हमारा ग्राम परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार क्या होता है? तो किसी तत्व के परमाणु भार को अगर हम ग्राम में प्रकट करते हैं, ग्राम में शो करते हैं, तो वो हमारा ग्राम परमाणु भार होता है। जैसे नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो 14 AMU होता है, तो ये ग्राम में हमने इसको लिख दिया 14 ग्राम, तो ये हमारा हो गया ग्राम परमाणु भार। अगला टॉपिक है अणु, जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या होता है? तो अणु जो है वह छोटा से छोटा कण होता है किसी पदार्थ का, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थों के सभी गुण उपस्थित होते हैं। अणु जो होता है वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है। जैसे हाइड्रोजन जो H2 है वो हाइड्रोजन कैसे बना है? तो ये हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, O3 आपका जो है ओजोन, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। अणुओं के प्रकार, अणु 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समपरमाण्विक अणु। जैसे समपरमाण्विक दिया है, इसका मतलब सम मतलब बराबर, मतलब एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो समपरमाण्विक अणु कहलाते हैं। जैसे एक परमाणुक अणु, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, एटसेट्रा। द्विपरमाणुक अणु में क्या हो गया? H2N2O3 हो गया। त्रिपरमाणुक अणु में O3 हो गया। और बहुपरमाणुक अणु में जैसे हो गया P4S8 आदि। दूसरा होता है विषम परमाणुक अणु। विषम मतलब होता है कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणुओं से बने अणु होते हैं उसे हम विषम परमाणुक अणु कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहा है? HCl। तो दोनों तत्वों के परमाणु अलग अलग हैं और दोनों जो है मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण कर रहा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर NH3 अमोनिया का निर्माण कर रहा है। अगला टॉपिक है अणुभार, जिसे हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। किसी पदार्थ का जो अणुभार होता है वह एक ऐसी संख्या होती है जो हमें यह दर्शाती है, बताती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। अणुभार जो है यह सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग होता है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे मान लेते हैं कि CO2 का हमको आणविक द्रव्यमान या अणुभार निकालना है। तो CO2 का अणुभार निकालने के लिए हमें पता है कि जो कार्बन का भार होता है, परमाणु भार होता है, वो होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु हैं, इसलिए हो गया 16 × 2। तो 12 + 32 = आ गया 44 ग्राम प्रति मोल। तो ये हो गया CO2 का आणविक द्रव्यमान या अणुभार। यहाँ नोट में है कि आयनिक यौगिक जैसे NaCl और कैल्शियम CaO, NaCl और CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड आदि के अणुभार को अणुभार न कहकर हम सूत्र भार कहते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक यौगिक में अणु नहीं बल्कि आयन होते हैं। जैसे अब NaCl है, ये जब टूटता है तो Na+ और Cl- में आयनों में टूटता है, इसलिए इसको हम अणु नहीं बल्कि आयन कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा तुल्यांकी भार, जिसको हम E से डिफाइन करते हैं। क्या होता है? तो किसी तत्व का जो तुल्यांकी भार है वह उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है जो हाइड्रोजन के 1.008, ऑक्सीजन के 8 तथा क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भागों से संयुक्त होती है या इनके द्वारा विस्थापित होती है। इसका मात्रक जो होता है वो AMU होता है। तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है परमाणु भार या अणुभार बटे N। अब N क्या है? तो N हमारा परमाणुओं की संयोजकता है। अब जैसे हमारे परमाणु हो गए हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो इसकी वैलेंसी या संयोजकता कितनी हो गई? एक। सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सोडियम का आपको पता है 11 होता है, 2 8 1 हो गया, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी भी संयोजकता हो गई एक। मैग्नीशियम का हो गया कितना? 12 होता है, 2 8 2, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसकी भी संयोजकता हो गई 2। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता हो गई 3। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता हो गई, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई कितनी? 3 हो गई। इसी तरीके से ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए 2 जरूरी है, तो हो गए 2। क्लोरीन के हो गए 7, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। अब अगर आयनों के लिए, जो आयनों में टूटते हैं उनके लिए देखा जाए, तो यहाँ पे N जो है वो आवेशों को शो करता है। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम पे 1 धनावेश है, तो यहाँ पे आवेश की संख्या हो गई 1। मैग्नीशियम पर 2 धनावेश है, तो यहाँ आवेशों की संख्या हो गई 2। एल्यूमिनियम पर 3 धनावेश होते हैं, तो यहाँ पे 3 हो गए। ऑक्सीजन पे 2 ऋणावेश होते हैं, तो यहाँ पे आवेशों की संख्या हो गई 2। और क्लोरीन पे 1 ऋणावेश होता है, तो यहाँ क्लोरीन की हो गई आवेश 1। अभिकारकों के लिए देखा जाए तो n बराबर हो गया ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। अब यहाँ पे FeCl2 से FeCl3, फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो ऑक्सीकरण की संख्या में 1 की वृद्धि, मतलब +2 से +3 हो रही है आयरन की। तो यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू 1 बढ़ रही है, 2 से +3 हो रही है, तो इसलिए n की वैल्यू हो गई 1। अम्लों के लिए देखा जाए तो यन जो है उसकी क्षारकता को शो करता है। जैसे अम्ल आपके HCl है, तो उसकी क्षारकता हो गई 1। H2SO4 आपके जो है उसकी क्षारकता हो गई 2। H3PO4 हो गए, तो उसकी क्षारकता हो गई 3। क्षारों के लिए देखा जाए तो यन जो है उसकी अम्लता को शो करता है। NaOH है, तो उसकी अम्लता है 1। CaOH का होल ट्वाइस है, तो उसकी अम्लता है 2। AlOH3 का होल ट्वाइस है, तो उसकी अम्लता हो गई 3। लवण के लिए देखा जाए तो यह उसके आवेश को शो करता है। लवण जो है NaCl के लिए आवेशों की संख्या हो गई 1। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए हो गई 2। Na2CO3 के लिए हो गई 2। अब यहाँ पे हमने सबका तुल्यांकी भार निकाला है। जैसे सोडियम का तुल्यांकी भार निकाला तो परमाणु भार बटे यन हो गया। सोडियम का परमाणु भार होता है 23, और इसके यन का मतलब है संयोजकता। उसकी तो सोडियम की संयोजकता कितनी थी? उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसकी वैलेंसी 1 थी, तो इसका तुल्यांकी भार जो हो गया वो 23/1 बराबर हो गया 23 AMU। इस तरीके से ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार देखा जाए तो परमाणु भार बटे n हो गया। इसका परमाणु भार हो गया 2, n ऑक्सीजन का हो गया 2, और यहाँ पे इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता इसको अष्टक पूरा करने के लिए थी, तो यहाँ पे इसका जो तुल्यांकी भार हो गया वो कितना हो गया? 8 AMU। सोडियम प्लस, अब ये Na+ आयन का दे रखा है, तो यहाँ पे जो है Na+ पे आयन पे आवेशों की संख्या कितनी है? 1 है, तो इसका जो परमाणु भार है वो 23 हो गया, और आवेश हो गए 1, तो यहाँ पे इसका आ गया तुल्यांकी भार 23। इसी तरीके से Mg+ का निकल गया 12 AMU। FeCl2 का FeCl3 में, तो FeCl2 का जो तुल्यांकी भार है वो अणुभार बटे n से, मतलब इसका जो होता है वो आयरन का 56 हो गया, क्लोरीन का हो गया 35.5, 2 अणु हैं तो 2 गुणे 35.5 बटे हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन संख्या में 1 की वृद्धि हो रही है, तो n की वैल्यू आ गई है, ये हो गया 56 + 71/1, तो इसका जो तुल्यांकी भार आ गया वो हो गया 127। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अणुभार बटे n, फार्मूला सेम वही है। यहाँ पे इसका अणुभार निकालेंगे, सभी अणुओं के उसके परमाणु भारों का योग निकालेंगे। हाइड्रोजन का हो गया 1, 2 अणु है तो 2 गुणे 1 हो गया, प्लस सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 = 98/2 = आ गया 949 AMU। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स।